नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है पढ़े भारत के यूट्यूब चैनल पे। आशा है आप सभी सपरिवार स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों को गतिमान बनाए होंगे। आइए इसी प्रक्रिया में हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। बिहार की किसी भी परीक्षाएं की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार स्पेशल, उसके लिए आवश्यक होता है। आप दरोगा की कर रहे हो तैयारी, बीपीएससी की कर रहे हो, या बिहार कांस्टेबल की ही क्यों न कर रहे हो, कहीं ना कहीं बिहार से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो आइए बीपीएससी के लिए आज पाठ्यक्रम को देखते हैं। बीपीएससी के अंदर बिहार से कितने सारे प्रश्न आते हैं। बिहार और बिहार से प्रश्नों, बिहार आप बीपीएससी में देखेंगे कि इतिहास के खंडों के साथ, भूगोल के खंडों के साथ, राज्य व्यवस्था के साथ, साथ ही आप देखेंगे अर्थव्यवस्था के साथ या करेंट अफेयर के साथ। बिहार का जो प्रश्न होता है बीपीएससी में बिहार से जुड़ा, ये कहीं ना कहीं आपको इन सभी विषयों के रूप में मिलता है। छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, सीधे तौर पे बिहार से होते हैं, और इसकी संख्या जो है, बिहार से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 15 से 20 होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्या है, परीक्षा के अंदर ये भ्रम पैदा हो जाता है कि बिहार से प्रश्न नहीं आते हैं। कुछ छात्रों के साथ ऐसा होता है। बिहार में हमें पढ़ना होता है पाषाण युग से परंतु बिहार के सिलेबस में है, लेकिन प्रश्न यहाँ से बिल्कुल देखने को अब नहीं मिल रहा है। जिन पहलुओं से प्रश्न आपको आएंगे उन्हीं को हम प्रयास करेंगे कि अपने कक्षा में शामिल किया जाए। ज्ञानवर्धन के लिए आप पढ़ सकते हैं, परंतु कम समय में अगर तैयारी करनी है तो उन्हीं तक पॉइंट को छूना है, उन्हीं पॉइंटों के अध्ययन करने हैं जिससे प्रश्न की संभावना अत्यधिक है। आप देखेंगे कि पाषाण युग या चुरांत युग, ये सब जो है, इससे कम प्रश्न आपको मिलते हैं। बिहार में कई युग हैं। यूँ कहा जाता है कि आदि मानव की कृषि की शुरुआत जो है बिहार से ही आरंभ होती है। तो मानव सभ्यता का जो है काफ़ी पुराना नाता है बिहार से, परंतु प्रश्न वहाँ से अब नहीं देखने को मिलता है। तो बेवजह, आपको बेवजह नहीं, ज्ञानवर्धन के लिए तो आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन समय का वहाँ सदुपयोग होगा। मध्यकालीन भारत और आधुनिक, मतलब मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। वहीं आप जब भूगोल की तरफ आएंगे तो नदी तंत्र, जलवायु, भौगोलिक क्षेत्र आदि चीज़ों का यहाँ पे अध्ययन करना पड़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे नदियों की चर्चा की जा रही है, मिट्टियों की चर्चा की जा रही है, फसलों की चर्चा की जा रही है ना। यहाँ पे ज़्यादा विशेष तो भूगोल में पढ़ना नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का आप राज्य व्यवस्था में आपको पढ़ना है, विशेषकर विधानमंडल और पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज को पढ़ना है, अर्थात स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है राज्य की, उसको पढ़ना है। संक्षेप में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे बिहार बजट की, यहाँ बात होगी। और यहाँ पे करेंट अफेयर में तो सामयिक होता है। 6 से 7 प्रश्न आपको यहाँ केवल करेंट अफेयर से देखने को मिलेगा बीपीएससी के अंदर में। तो ये संक्षेप में आपके पाठ्यक्रमों की चर्चा मैंने करने का प्रयास किया।
तो सबसे पहले आता है परिचय बिहार का, क्योंकि जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं इस शब्द का अर्थ क्या होता है इसे जानना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आइए आज की कक्षा में शुरू करते हैं परिचय से और बिहार का परिचय करते हैं। उसके बाद सभी पहलुओं को एक एक कर पढ़ने का प्रयास करेंगे। बिहार, इसके नामकरण की प्रक्रिया पढ़ेंगे, इसके इतिहास की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। अगर बिहार के इतिहास की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये बेईमानी होगी, क्योंकि बिहार अपने आप में एक इतिहास है। विश्व में या पूरे भारत में या पूरे विश्व में गणराज्य की अवधारणा स्थापना करने वाला बिहार ही है। बिहार का जो लिच्छवी है ये 22 राज्य क्षेत्र का एक अंग हुआ करता था। अंग या राज्य क्षेत्र बोल सकते हैं, क्योंकि उस जनपद के समय अंग भी एक राज्य हुआ करता था, तो अंग ना बोल के उसको राज्य क्षेत्र बोल सकते हैं। तो लिच्छवी एक 22 अंग का राज्य क्षेत्र था जो बिहार में पड़ता था। सबसे पहले गणराज्य की अवधारणा को उसी ने स्थापित किया। तो यूं कहा जा सकता है कि बिहार की मिट्टी में इतनी क्षमता है कि अपने कंधों के बल पर ये पूरा इतिहास लिखवा सकता है। आइए बिहार के नामकरण की प्रक्रिया को देखते हैं। सबसे पहले बिहार आज भी केंद्रीय सत्ता में इस भूमिका में है और मगध के उत्कर्ष के साथ भी केंद्रीय सत्ता का भाग रहा है। आज तीसरी सबसे बड़ी राज्य की जनसंख्या होने के बाद ऐसी भूमिका में है कि जब चाहे केंद्र की सत्ता को बदल सकती है। तो आइए बिहार के नामकरण की चर्चा देखें। नामकरण पहला है इसका वैदिक काल में मिलता है। वैदिक काल में इसे प्राच्य नाम के नाम से जाना जाता था। वैदिक के काल के बाद इसको जो है पूर्व प्रदेश की संज्ञा दी गई। क्या हुआ कि वैदिक काल के बाद, वैदिक काल में तो इसे प्राच्य नगर के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे क्या किया गया, पूर्व प्रदेश के नाम से भी जाना गया। इसके बाद के देखते हैं यहाँ पे बिहार में क्या है, मगध के उत्कर्ष के साथ केंद्रीय सत्ता में काफ़ी लोग आए, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ सत्ता स्थापित करने के लिए बहुत सारे वंश आए होंगे, यानी साम्राज्य आए होंगे। जैसे हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, वैसे ही एक महत्वपूर्ण वंश आया, उसे मौर्य शासक कहा गया। तो मौर्य शासक में एक सम्राट हुए अशोक। उन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म को अपना लिया कलिंग युद्ध के बाद। जब बौद्ध धर्म को अपनाते हैं तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि अशोक के बौद्ध गुरु कौन थे, तो उपगुप्त थे उसके बौद्ध गुरु। और जब वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं तो 1 वर्ष के लिए बीजक नामक स्थान पर चले जाते हैं तपस्या के लिए। वहाँ से आने के बाद अपने बेटे महेंद्र और पुत्री उनकी एक थी, यानी बेटी थी संघमित्रा, उसको श्रीलंका भेज देते हैं। और उसी क्रम में क्या करते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बिहार में, यानी पूर्व प्रदेश में, उस समय पूर्व प्रदेश के नाम से ज्ञात था, पूर्व प्रदेश में क्या करते हैं कि वो मठों का निर्माण करते हैं। मठ ये वो होता है, आप जब बौद्ध धर्म में जाएंगे तो उसके सन्यासियों के रहने का जो स्थल होता है उसे मठ कहा जाता है। इसकी बहुत बड़े स्तर पर निर्माण करवाए। इसका परिणाम यह हुआ कि विश्व के सभी जगहों से यहाँ बौद्ध आने लगे घूमने के लिए, और बौद्धों का जब यहाँ विचरण होने लगा, ज़्यादा घूमने की प्रक्रिया होने लगी, तो इस पूर्व प्रदेश को मौर्य काल में विहार कहा जाने लगा। बिहार का अर्थ होता है घूमना। बिहार कहा जाने लगा। बिहार का संस्कृत अर्थ होता है ज्ञान का प्रवाह। इसके पीछे भी कारण है कि सबसे पहला विश्व का विश्वविद्यालय कहाँ, तो नालंदा विश्वविद्यालय था। उस विश्वविद्यालय के विषय में ऐसी मान्यताएं हैं कि पूरे विश्व से जो विद्वान आते थे वो
वहाँ पे जो पहड़ी खड़ा होता था यानी द्वारपाल, उससे डिबेट करके, उससे डिस्कशन करके हार के चला जाता। तो आप उसकी विद्वता का अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। मौर्य काल में इसका नाम क्या कर दिया गया, तो बिहार कर दिया गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 12वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी में चूंकि यहाँ पे जो है सत्ता का केंद्र स्थापित होने लगा था, तुर्क आक्रमणकारियों ने उदंतीपुर में क्या किया, अपना शासन स्थापित कर लिया। तो 12वीं शताब्दी में जो तुर्क आक्रमणकारी थे, उदंतीपुर में अपना शासक क्या किया, स्थापना कर लिया। और देखते हैं कि इस क्षेत्र में बौद्धों का आना जाना घूमना काफ़ी है। और उन्होंने पता किया तो इस क्षेत्र के आसपास में बिहार नाम से प्रचलित था। तो उन्होंने मठों को, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिजरी ने काफ़ी वहाँ पे जो विद्वान थे सबकी हत्या करने के बाद पुस्तकों को भी आग लगा दिया। और आप आज भी जाएंगे तो वो देखने को साक्ष्य के तौर पे मिलता है। तो इसने क्या किया, वहाँ के जो मठ थे, बौद्ध के जो भी मठ थे, उसको नाश कर दिया, उसको नष्ट कर दिया, तोड़ दिया। और उसके बाद इसको जो है कहा कि हम इसको काट देते हैं, यानी जो तुम्हारा है उसको खंडित कर देते हैं। और क्या किया कि तुर्कों के समय में इसे बिहार कहा। तुर्क इसे क्या कहा, बिहार कहा। और यही वर्तमान आज नाम है राज्य का, बिहार। आप देख रहे होंगे यही नाम बिहार है। तो कभी पूछे कि वर्तमान बिहार जो नामकरण है किसके द्वारा दिया गया है, तो तुर्कों के द्वारा दिया गया है। आगे चलते हैं इसके नामकरण की प्रक्रिया में। जब मुगल शासक आते हैं तो ये बिहार जो है बंगाल रियासत के अंदर आ जाता है और बिहार बंगाल रियासतें कहलाती हैं। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज शासक यहाँ शासन करने जब आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर बिहार पे भी सबको एक साथ मिला के शासन करते हैं। तो बाद में इसका क्या होता है कि ब्रिटिश जब, और सचिदानंद सिन्हा बिहार के एक थे जो आप उनको प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी जानते हैं, तो वो बिहार के शासन में विकास के लिए उन्होंने कहा कि बिहार को अलग एक क्षेत्र सीमित कर दिया जाए, क्योंकि उस समय उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बंगाल ये इतना बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, प्रशासनिक असुविधा होती थी। तो उस समय जो है इसको अलग करने की बात की गई। तो आप देख सकते हैं ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश शासन ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में बंगाल से अलग हमारी पहली शर्त है कि अगर बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ भी आपको नहीं दिख रहा हो तो आप निश्चिंत शांत से सुनते रहें, मैं इसे दोहराता भी हूँ। तो क्या होता है, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में जो है बंगाल से बिहार को अलग करने का जो प्रस्ताव है यह 22 मार्च 1912 को लाया जाता है। परंतु अलग नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, यह बिहार का जो स्थापना दिवस अभी वर्तमान में मनाया जाता है यह उस समय के प्रस्ताव से जो है मनाया जाता है। बिहार को पूर्णतः अलग कब किया जाता है, तो पूर्णतः अलग 1 अप्रैल 1912 को किया जाता है। पूर्णतः अलग कब किया जाता है, 1 अप्रैल 1912 को। ये चीजें स्पष्ट हो गई। ये प्रथम विभाजन के रूप में देखा गया है।
और प्रथम विभाजन की बात आ गई है तो द्वितीय विभाजन भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं, एक बार जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको दोहराते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वैदिक काल में इसे प्राच्य नगरी कहा गया, प्राच्य नगर। उसके बाद इसे पूर्व प्रदेश की संज्ञा दी गई। उसके बाद क्या है, मौर्य शासन काल में इसे विहार कहा गया, विहार, जैसे नौका विहार होता है वैसा विहार। 12वीं शताब्दी में जब तुर्क इस पर आक्रमण करते हैं और उदंतीपुर में अपना शासन, आपसे प्रश्न आ सकता है कि सबसे पहले तुर्क अपना शासन कहाँ करते हैं, तो बिहार के उदंतीपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा, तुर्कों ने कब आक्रमण किया, 12वीं शताब्दी में। तुर्कों ने बिहार का नामकरण क्या किया, तो बिहार जो वर्तमान में नाम देखते हैं। ब्रिटिश प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करने का प्रस्ताव तो 22 मार्च 1912 को, और पूर्णतः अलग करने की जो बात की गई 1 अप्रैल 1912 को। यह प्रथम विभाजन के रूप में देखने को मिलता है। आइए द्वितीय विभाजन को यहाँ देखते हैं। द्वितीय विभाजन के रूप में आप इसे उड़ीसा से अलग होता हुआ देख सकते हैं। जब वहाँ क्या हुआ कि जनसंख्या भी बढ़ रहा था और विद्रोह भी बढ़ रहे थे, तो वैसी स्थिति में अंग्रेज ने इसे क्या किया है कि द्वितीय विभाजन के रूप में इसे आप यहाँ देख सकते हैं। 1 अप्रैल 1936 को क्या किया, उड़ीसा से अलग कर दिया। या उड़ीसा से अलग होने के बाद फिर क्या होता है, इसको स्टार के रूप में लिखते हैं। तीसरा विभाजन जो है आपको तीसरा विभाजन बिहार का, यह आज़ाद भारत में विभाजन होता है और 15 नवंबर सन 2000 को, और इसमें झारखंड अलग होता है। तो हमने विभाजन की बात को भी देख लिया। वहीं आप ध्यान रखिएगा 1 नवंबर में जो है 3 राज्यों का साथ में अलग अलग होता है। एक है 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया जाता है। वहीं 9 नवंबर को क्या है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया जाता है। इस चीज़ को भी लिख लीजिएगा। अभी तक हमने पढ़ा, जो चर्चाएं हुई। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार का जो है राजधानी अभी क्या है, पटना, और पटना को भी मतलब प्राचीन नगर के रूप में देखा गया है। पढ़ते हैं पटना को। पटना का इतिहास क्या कहता है, पटना का पुराना नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक हम इसे ये कर लेते हैं। वर्तमान राजधानी है पटना, क्या है, वर्तमान राजधानी है। इसका प्राचीन नाम क्या है, तो पटना का जो प्राचीन नाम है वो पाटलिपुत्रा है। और पाटलिपुत्रा का पटना वर्तमान, इससे पहले था, ऐसे करके देख सकते हैं एरो इस तरफ से, पाटलिपुत्रा। ये कुसुमपुरा का जो स्थापना है यह करता है उदयन। उदयन कौन था, तो ये हर्यक वंश का था। और इसने क्या किया, कुसुमपुरा का स्थापना कहाँ किया, तो गंगा और सोन नदी के संगम पर। ठीक है,
आप देखिएगा चीज़ों को। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रा का पुराना नाम कुसुमपुरा, जिसकी स्थापना उदयन ने की। और ये उदयन कौन था? आर्यक वंश का शासक था। और कहाँ किया? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर किया। अब आता है कि कुसुमपुरा से पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा से पटना कैसे हो गया? तो पाटलिपुत्र का नाम बदलकर 1541 में किसने बदला? शेर शाह सूरी। इसने क्या किया? 1541 के समय पाटलिपुत्र का नाम बदल के क्या कर दिया? पटना कर दिया। ये ध्यान दीजिएगा। ये सूरी वंश का सूरी साम्राज्य का संस्थापक था। अब यहां से कितने प्रश्न अपने बनते हैं? यह वर्तमान राजधानी है पटना। प्राचीन नाम इसका पटना का पाटलिपुत्रा था। पाटलिपुत्रा का प्राचीन नाम कुसुमपुरा था। कुसुमपुरा की स्थापना जो है उदयन ने की। यह हर्यक वंश का था और कहाँ किया? तो गंगा एवं सोन नदी के संगम पर। पाटलिपुत्रा का नाम किसने बदला? तो 1541 में शेर शाह सूरी ने। यह कौन था? तो सूर साम्राज्य का संस्थापक था। यहाँ तक चर्चाएं हो गई। आइए अब बिहार को हम देखते हैं। एक भौगोलिक परिचय बिहार का कराते हैं। ये तो सामान्य परिचय हुआ। भौगोलिक परिचय में हम देखते हैं, सिंपल कुछ चीजों को देखेंगे। बिहार का क्षेत्रफल जो है आपसे के 94,163 वर्ग किलोमीटर। यह बिहार का क्या है? क्षेत्रफल है। यह भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बोले तो 2.86% है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा। अब पहला कौन है? यूपी। दूसरा ये पहला हुआ। तीसरा बड़ा बिहार और ये दूसरा महाराष्ट्र। तो ये ध्यान है, कोरिलेटेड क्वेश्चन को भी देखते चलेंगे। दूसरा ये हुआ, तीसरा सबसे बड़ा। अच्छा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए, बिहार में जिलों की संख्या वर्तमान में 38 जिले। बिहार के अंदर वर्तमान में कितने जिले हैं? तो 38 जिले। अनुमंडल की बात करें तो वर्तमान में 101 अनुमंडल है। और प्रमंडल की बात करें तो प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। यहां तक आप देख रहे होंगे। प्रखंड और थानों की बात करें तो प्रखंड और थाने की बात करें तो प्रखंड आपसे 584 है और थानों की संख्या जो है
64 के आसपास है। हाँ 64 ही होगा, 1064 है। तो ये चीज़ें हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा, बिहार का क्षेत्रफल क्या है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, और तीसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तीसरा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से जब बात आए तो क्षेत्रफल में 12वां बड़ा राज्य बिहार और 13वां किसमें बड़ा राज्य संघ में। लद्दाख का एरिया जो है यह कुछ ज़्यादा पड़ता है, इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जब बात आए तो सबसे ये पड़ता है। थाना हो गया तो पंचायत, चौरासी 171 कुल पंचायत है बिहार के अंदर। और ग्राम की बात करें, गांव की बात करें तो गांव भी आपके यहाँ 45,103 के आसपास है। यह भौगोलिक चर्चाएं हुई बिहार के विषय में थोड़ी सी। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे पहले एक पर है यूपी, दूसरे पर महाराष्ट्र। वर्तमान में 38 जिले हैं। अनुमंडल की संख्या कहे तो 101, प्रमंडल की संख्या कहे तो 9, और प्रखंड की संख्या कहे तो 584, थाना की संख्या कहे तो 1064, पंचायत की संख्या कहे तो 8471, और ग्राम की संख्या कहे तो 45,103। ये चीज़ ध्यान रखने के लिए है। ये संक्षेप में एक चर्चा हुआ। अब इसके आप चौहद्दी की बात जब आएगी तो चौहद्दी आपको स्पष्ट होगा। इसके उत्तर में नेपाल, इसके दक्षिण में झारखंड, इसके पूरब में पश्चिम बंगाल, और पूर्व पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो ये एक छोटी सी मतलब इसका परिचय है। भौगोलिक परिचय हो गया, ऐतिहासिक परिचय हो गया। अब कुछ चीज़ों को जानते हैं, अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं फिर भी जानना आवश्यक है। जैसे राजकीय क्या है, आपके पक्षी, इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे आज की कक्षा में। उन बिंदुओं को मैं चर्चा कर रहा हूं जो आपको पता है, परंतु शुरुआत की क्लासों में इन सब पहलुओं को टच करते हुए फिर आगे की ओर पढ़ेंगे। राजकीय, राजकीय पशु बैल। बैल क्या है, मेहनत और परिश्रम का प्रतीक है, तो राजकीय पशु बैल। पुष्प कहे तो गेंदा, बारहमासी गेंदा। वृक्ष कहे तो पीपल, इसे बोधि वृक्ष कहते हैं। मछली कहे तो देसी मांगुर। पक्षी कहे तो गौरैया। पुष्प हो गया, पशु हो गया, वृक्ष हो गया, मछली हो गया। अब चिन्ह की बात आए तो राजकीय चिन्ह कहेंगे तो स्वास्तिक के बीच में पीपल का वृक्ष है, ये आपका राजकीय चिन्ह है। ये आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आपको एक अध्ययन करने वाले छात्र को पता होना चाहिए कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं
उसके राजकीय चिन्ह क्या है, उसके राजकीय पुष्प क्या है, ये जानकारी आवश्यक होता है। अब विषय को देखते हैं। विश्व में भारत का मतलब विश्व में बिहार का क्या योगदान है अभी तक। तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे विश्व में क्या है। प्रथम विश्वविद्यालय, विश्व में सबसे पहला विश्वविद्यालय अगर है तो वो बिहार का ही है। योग विश्वविद्यालय, और ये मुंगेर, ये भी जो है आज पूरी दुनिया योग मना रही है, उसका विश्वविद्यालय कहाँ हुआ करता है, बिहार में। विश्व में प्रथम गणितज्ञ, आर्यभट्ट। अशोक, राजा सम्राट अशोक जिसको कहते हैं, सम्राट अशोक। विश्व में योगदान की जब बात आए तो प्रथम विश्वविद्यालय, शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार का योगदान अतुलनीय रहा। योग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रथम गणितज्ञ, ये भी शिक्षा के क्षेत्र में, और वैसे शासक के रूप में बिहार ने दिया है जो आज तक दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है कि कोई भी शासक अपना अस्त्र शस्त्र त्याग दिया हो। तो ये इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। आज की कक्षा के लिए इतना ही, अगली कक्षा में मिलेंगे और विशेष ढेर सारी चर्चाएं होगी। आज यह परिचय सत्र के रूप में जाना जाएगा, जिसमें हमने चर्चाएं की, बिहार का नाम कैसे नामकरण की बात आई, उसके राजधानी की बात आई। बिहार से छोटे छोटे पहलुओं को हमने एक परिचय के रूप में रखने का प्रयास किया है। अगली कक्षा में बृहद रूप से मिलेंगे। आज की कक्षा में यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।